गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में है, केवल द्वितीयक संरचना के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक बार हम आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, देख करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी रियल में सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है प्रोटीन का, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दो बार आप सुन लोगे सिर्फ वीडियो को और पढ़ लोगे। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करके ज़रूर बना लीजिएगा, बनाना सीख लेंगे तो उससे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हेडिंग आप हो जाएगी आपके लिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की एक लंबी लचीली पेप्टाइड श्रृंखला वलयित होकर ट्विस्ट हो जाता है, मतलब अपेक्षिक रूप से दृढ़ द्वितीयक संरचना बनाती है। यह विन्यास पॉलीपेप्टाइड में कार्बोनिल ग्रुप तथा NH के मध्य हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। देखो क्वेश्चन, द्वितीयक संरचना बनने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में? कार्बोनिल समूह और NH समूह के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पेप्टाइड श्रृंखला वलयित हो जाती है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक, अब देखो अगले में, यदि एमिनो अम्ल में एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है। अब एमिनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसमें एक एल्किल समूह होता है, एक हाइड्रोजन होता है कार्बन से जुड़ा हुआ, और एक COH समूह होता है और एक NH2 समूह होता है। तो अगर उसमें यदि एमिनो अम्ल में एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है तो प्रोटीन अल्फा हेलिक्स संरचना प्राप्त करती है। अल्फा हेलिक्स संरचना कैसी है? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दो टाइप की होती है। तो अगर एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है तो प्रोटीन अल्फा हेलिक्स संरचना प्राप्त करती है। एल्किल समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने पर प्रोटीन बीटा प्लेटेड शीट संरचना प्राप्त करती है। कहने का क्या मतलब हुआ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स संरचना और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट संरचना। तो डिपेंड करता है ये एल्किल समूह के आकार पर। अगर एल्किल समूह का आकार होगा तो प्रोटीन अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राप्त करेगा, और जब एल्किल समूह का आकार छोटा होगा तो बीटा प्लेटेड शीट संरचना प्राप्त करेगा। तो ये भी जनरल क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेंगे। अब देखिए अल्फा हेलिक्स संरचना, तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऑप्शन में बन जाता है कि अल्फा हेलिक्स संरचना किसने दिया था? तो इस मॉडल को लाइनस पॉलिंग ने प्रस्तावित किया था। कब? 1951 में। पेप्टाइड आबंध के CO और NH समूह एक दूसरे के विपक्ष होते हैं, एंटी में होता है। अगर एक तरफ CO समूह है तो दूसरे तरफ NH होगा ग्रुप। निकटतम NH और CO समूह आपस में हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ सकते हैं, मतलब ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इस प्रकार निर्मित हाइड्रोजन आबंध श्रृंखला की आकृति बनाए रखने तथा संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने में सहायक होता है। तो स्टेबिलिटी का कारण भी अस्थायित्व प्राप्त करने का, मतलब कि संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने का कारण भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये तो जनरल चीज़ है। अगर आप चाहो अल्फा हेलिक्स की द्वितीयक संरचना में अल्फा हेलिक्स संरचना अगर पूछे तो चाहो तो इसको आप हटा भी सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। तो जनरल मतलब ट्रेंड है, सबके लिए होगा ये कि CO और NH समूह एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होते हैं, दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण संरचना क्या होती है? अस्थायी हो जाती है और श्रृंखला की आकृति बनी रहती है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये द्वितीयक संरचना, आप चाहो तो यहीं से लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। जब एल्किल समूह का आकार बड़ा होता है तब हाइड्रोजन आबंध एक एमिनो अम्ल अवशेष के CO तथा समान श्रृंखला के चौथे एमिनो अम्ल अवशेष के NH के मध्य पाया जाता है। इस केस में यही होता है कि समान श्रृंखला का एक CO समूह होगा, CO के बाद चौथे नंबर पर जो NH होगा उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से कुंडलित हो जाती है संरचना, अवशेष के NH के मध्य पाया जाता है। पहला, इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित संरचना बनाती है, जिसे दायां हस्त अल्फा हेलिक्स संरचना या राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। बस इतना आप लिख लो और लिखने के बाद से फिगर प्रैक्टिस करके ज़रूर बना लीजिएगा। अब देखो इस संरचना का कारण क्या है, यहाँ संरचना को भी हम यहाँ पे मतलब कि एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि संरचना को
क्यों क्या बोला जाता है, और उस संरचना में डिटेल में आके जो बनाते हो ये कुंडली ऐसे टाइप की जो संरचना बनती है क्यों होती है, मतलब ऐसे बनाते हो ना, ऐसे करके ऐसे होता है, और फिर इसके बाद से यहाँ पे फोल्ड कर देते हो ऐसे करके, ये फोल्डिंग कैसे होती है, तो यही आपको अच्छे से बना लीजिएगा। यह संरचना अधिकांशतः तंतुमय प्रोटीन मायोसिन जो होना है ये प्रोटीन है, और ये इसमें मसल्स में पाया जाता है, मांसपेशियों में। अल्फा कैराटीन बालों में, नाखून में पाया जाता है, आदि में पाई जाती है। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है संरचना के बारे में, जो आप बनाओगे स्ट्रक्चर उसके बारे में थोड़ा सा। अल्फा हेलिक्स 3.613 हेलिक्स भी कहलाता है, एक और नाम है इसका 3.613, याद रखिएगा। अल्फा हेलिक्स को क्या बोलते हैं, 3.613 हेलिक्स भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हेलिक्स के एक घुमाव में लगभग 3.6 एमिनो अम्ल होते हैं तथा हाइड्रोजन आबंध से 13 सदस्यीय वलय बनती है। उत्तरोत्तर घुमाव के बीच की दूरी 54 पिकोमीटर होती है। अब स्ट्रक्चर बनाए होंगे तो उसमें डिस्टेंस भी शायद दिखाना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, एक हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना ऐसे करके, तो ये बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 54 पिकोमीटर का। ठीक है, एक हेलिक्स में कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो 3.6। जब पूरा बॉन्डिंग हो जाती है तो 13 मेंबर का रिंग, जैसे बेंजीन है ना तो 6 सदस्यीय रिंग होता है बेंजीन, इसी तरह ये कितने मेंबर का बनेगा, 13 सदस्यीय रिंग, इसलिए क्या नाम होता है 3.6, मतलब एक हेलिक्स में कितने 3.6 एमिनो एसिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कितने सदस्यीय रिंग बनता है, तो 13 सदस्यीय रिंग बनता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं 3.613 हेलिक्स भी कहते हैं। क्लियर, ये हो गया अल्फा हेलिक्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बीटा प्लेटेड शीट पे। दूसरी संरचना है बीटा प्लेटेड शीट संरचना। इस संरचना की खोज भी लाइनस पॉलिंग ने किया था। इस संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं टेढ़े मेढ़े रूप में एक दूसरे से पार्श्व में स्थित होती है, साइड में जुड़ा होता है। इनमें एकांतर 8 समूह निश्चित दूरी पर एक ही ओर स्थित होते हैं। इस पे निकटवर्ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़ी रहती है। अनेक श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर सीट बनाती हैं। एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई सीटें त्रिविमीय संरचना बनाती है। बीटा परत संरचना किसी कपड़े की तहों की भांति दिखाई देती है, इसलिए इसे बीटा परत संरचना को हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट संरचना कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। लिखने एक दूसरे से सब ये रिलेटेड हैं, तो आप एक एक स्टेप बढ़ते जाओगे, इसलिए हम जगह पैराग्राफ चेंज करके लिख दें, आप एक ही में मिला के भी लिख सकते हो। प्लेटेड शीट 2 प्रकार की होती है, समांतर और प्रति समानांतर। देखो दोनों में अंतर कुछ नहीं होता है। समांतर क्या होता है, समांतर संरूपण में क्या होगा, इस संरूपण में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की दिशा एक ही होती है। ये तो बालों में उपस्थित प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, बीटा प्लेटेड शीट संरचना होती है। एंटी में क्या होगा, इसी का उल्टा है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे रेशम में एक प्रोटीन पाया जाता है फिब्रोइन, उसकी संरचना एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट संरचना होती है। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि एक ही एग्जाम्पल अल्फा हेलिक्स में भी दिया जा रहा है प्रोटीन का, फिर बीटा प्लेटेड शीट में भी एक ही एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो फिक्स। मान ली कोई प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे प्रोटीन में एक ही प्रकार की संरचना पाई जाए। होता क्या है कि प्रोटीन के कुछ भाग में प्राइमरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ भाग में सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ भाग में टर्शियरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ भाग में अगर सेकेंडरी पाया भी जाता है तो कुछ भाग में बीटा प्लेटेड शीट संरचना होगी, कुछ भाग में अल्फा हेलिक्स होगा, कुछ भाग में कुछ नहीं होगा, ऐसा कंडीशन होता है। तो इसको देखो स्टार लगा के एक लाइन हम लिखवा दे रहे हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि किसी प्रोटीन की संपूर्ण लंबाई में द्वितीयक संरचना समान हो। उसके कुछ भाग में अल्फा हेलिक्स संरचना तथा कुछ भाग में बीटा प्लेटेड शीट संरचना हो सकती है। यह भी संभव है कि उसके कुछ भाग की कोई द्वितीयक संरचना ही न हो, मतलब एक ही प्रोटीन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। देखो आप संरचना जब बनाओगे तो ये पैरेलल है, मतलब समानांतर, होता कुछ नहीं है यहाँ पे। सेम जिस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर आप बनाए थे उसी से शुरू करिएगा। कम से कम 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर आप ले लेंगे, एन से शुरू करना, थोड़ा लंबा बनाना, हमारा छोटा हो गया है थोड़ा, और कम से कम 11-12 फोल्ड ऐसे दिख जाने चाहिए। जहाँ से ये शुरू करना वाला नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, एकदम ऐसे ही सेम अगला भी
ऐसे ही होगा, फिर अगला भी ऐसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद देख लो जितने कार्बन होंगे CHR, जैसे CHR 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 ग्रुप हमने जोड़ दिया, इसके जस्ट बगल में जहाँ पे CHR आएगा इसका उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पे देखो हम जोड़े हैं H ऊपर है R नीचे, इस केस में देखो R ऊपर है H नीचे, सब में एकदम सेम सेम ऐसे ही होगा। इसमें क्या करना अगले वाले में, फिर यहाँ सेम कर देना HR ऐसे करके C डबल बॉन्ड हो और H के बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दीजिएगा, बस ऐसे करके। तो ये संरचना हो जाएगी पैरेलल। और एंटी पैरेलल में आप क्या करिएगा, देखो जैसे पैरेलल संरचना आपको बनाना है, बना के हम बता ही दे रहे हैं, कोशिश करना वैसे देखो कैसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो बन जाएगा। देखो ये पैरेलल की बात हम कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ शुरू कर रहे हैं, यहाँ से यहीं से शुरू कर देते हैं, यहीं से करते हैं 1, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। कम से कम 3 फोल्ड का एग्जाम्पल ले लेना, एकदम सेम ऐसे जैसे ये बना हुआ है। बनाने का बता रहे हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। जैसे पैरेलल ये बनाना आसान होता है थोड़ा, इसलिए बता दे रहे हैं। बाकी अल्फा हेलिक्स वाला तो तुम ही लोग बनाते हो, तो उसको बना लेना प्रैक्टिस करके। सेम सेम जैसा ऊपर वाला मॉडल सेम वैसे, जिस कार्बन से स्टार्ट मतलब जिस एलिमेंट से स्टार्ट करोगे वहीं पे ख़त्म भी करना पड़ेगा। ये सब सेम से, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन से आप शुरू कर रहे हो, नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर कार्बन, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही सेम सेम, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन फिर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन फिर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन फिर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ भी नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन फिर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन। कितना कर लोगे क्लियर। उसके बाद से नाइट्रोजन के जस्ट बगल वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन और R जोड़ना है। तो मान लो यहाँ से हम जोड़ना शुरू किया, R यहाँ पे H, फिर यहाँ पे R, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे R और यहाँ पे H, ठीक है। फिर उसके बाद से बगल वाले पर डबल बॉन्ड वो जोड़ देना, ठीक है, बगल वाले पर डबल बॉन्ड वो जोड़ देना, बगल वाले पर डबल बॉन्ड वो जोड़ देना, क्लियर। फिर यहाँ से H जोड़ना है, यहाँ जोड़ देना नाइट्रोजन से, यहाँ से भी क्या H जोड़ देना, यहाँ से भी क्या करना H जोड़ देना, हो गया इतना क्लियर। अब क्या करना, ये देखो ये बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, फिर ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दीजिएगा। फिर आगे बढ़ो, अब यहाँ पे देखो इसका आ गया, फिर C का नंबर आ गया, N के बाद से फिर C आ गया। अब C देखो यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे R नीचे था ना, अब यहाँ पे R करोगे, यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे R लिखो, यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे R लिखो, यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे R लिखो। अब डबल बॉन्ड से जोड़ दो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ से H, फिर से H, फिर से H, फिर देखो यहाँ पे जो बीच में होगा ना उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देना, बगल वाले को छोड़ देना ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर आ गया, अब देखो अब क्या करोगे, R को नीचे H के ऊपर, R को नीचे H के ऊपर, R को नीचे H के ऊपर, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड O जोड़ दो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो, फिर यहाँ से H कर दो, यहाँ से H कर दो, फिर देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर देख लो R नीचे, अब उल्टा कर देना, H, फिर ये यहाँ पे क्या होगा H, फिर यहाँ पे R, नहीं ये नहीं है, ये N के H का ये होगा ना, गलत हो रहा है, ये होगा H और यहाँ पे R और यहाँ पे H, यहाँ पर R। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो, फिर से डबल बॉन्ड O कर दो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O कर दो, N लगा हुआ है तो N से H करें या ना करें, बस ऐसे बना के एक हो जाएगा समानांतर सीट हो गया, ठीक है। एंटी पैरेलल बनाना है तो करना कुछ नहीं, एकदम सेम ही शुरू कर, मान लो यहाँ से आप शुरू कर रहे हो ऐसे करके, 1 2 3 4
ऐसे मार के कितना भी बना सकते हो, कोई मतलब नहीं है। एंटी पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, ये पैरेलल हो गया। एंटी पैरेलल में जब दूसरा फोल्ड बनाओगे तो उल्टा बना, देखो यहाँ कहाँ शुरू किए हो, यहाँ शुरू किया हो ना नीचे से, इसको ना ऊपर से शुरू करना है ऐसे, बस यही है डिफरेंट दोनों में। बस देखो पहला ऐसे है, दूसरा ऐसे हो जाएगा, फिर तीसरा सेम ऐसे ही आ जाओ। ठीक है, हो गया ना। बस अब यहीं से आप शुरू कर दो, मान लो यहीं शुरू, नाइट्रोजन मान लो, ये नाइट्रोजन हो गया, तो भी नाइट्रोजन ही मान लेते, फिर उसके बाद से कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नहीं कार्बन ही होगा ना, कार्बन का फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद से कार्बन, 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 फिर नाइट्रोजन, नहीं एक और कार्बन होगा ना, कार्बन, 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 फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, इसके बाद से शुरू कर दो, यहाँ से बनाना, एच से शुरू करो, मान लो यहाँ पे एच है, आर है, एच है, आर है, एच है, आर है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ इधर हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ ऐसे करके छोड़ देना। ठीक है, और ये एच हो गया, ये एन है, एन से आप एक एच को ऐसे लगा के छोड़ देना, ऐसे एन से एच को ऐसे लगा के छोड़ देना, एन से एच है, फिर ये डबल बॉन्ड ओ है, नहीं डबल बॉन्ड ओ नहीं, सी एच होगा ना ये, हाँ यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड ओ मैच कर गया, यही आगे इकट्ठा हो जाता है डबल बॉन्ड ओ। तो देखो अब यहाँ मिल गया ना, अब यहाँ बॉन्डिंग करा दो आप, एन है, इसलिए डबल बॉन्ड ओ इधर गया, यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, एच है, बस ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, यहाँ एच है, ऐसे लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ पे जब आओगे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, फिर यहाँ पे नीचे एच, फिर यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे एच, फिर यहाँ पे आर, अल्टरनेट करके लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ मिल गया, यहाँ पे बॉन्डिंग करा दो, जहाँ मिल जाए वहाँ करा दो, जहाँ छोड़ जाए। तो ये क्या हो जाएगा संरचना, एंटी पैरेलल। अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा ना तो आप केवल एक ही ना बना दोगे ना, पैरेलल ही बना दोगे, तब भी काम चल जाएगा। दोनों में से बीटा प्लेटेड शीट संरचना में वही जो लैंग्वेज लिखवाएं, लैंग्वेज लिख करके स्ट्रक्चर आप एक दो बार करके बना लीजिएगा। तो ये मतलब कि स्ट्रक्चर ही बनाने में टाइम लग रहा है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप केवल थियरी पढ़ लेंगे और अगर समझ में आए तो बुक से भी देख के स्ट्रक्चर को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।